1965 के फरवरी में पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रण में घुसपैठ की गतिविधियां प्रारंभ की गई। 3 मार्च 1965 को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के 1300 गज अंदर प्रवेश कर कंजर कोट पर कब्जा कर लिया। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। 24 मार्च को डींग पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। अपनी गतिविधियों से उत्साहित पाकिस्तान कच्छ में भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ने लगा तथा 9 अप्रैल को उसने सरदार चौकी तथा विंगर कोट पर आक्रमण कर दिया। इस समय तक देश की सीमावर्ती कमान सीमा पुलिस के सुपुर्द थी, परंतु पाकिस्तानी हरकतों तथा देश की जनता में बढ़ते क्रोध के कारण सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सेना को दे दिया गया। फलस्वरूप सैनिक कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। तब 14 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम तथा सीमा विवादों को परस्पर वार्ता द्वारा हल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे भारत सरकार ने इस आधार पर ठुकरा दिया कि जब कच्छ के रण में किसी प्रकार का सीमा विवाद है ही नहीं तो वार्ता किस प्रकार की हो सकती है, और जब तक पाकिस्तान कब्जा की गई भारतीय जमीन को मुक्त नहीं करेगा युद्ध विराम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारत द्वारा की गई प्रतिक्रिया किसी भी स्वतंत्र तथा स्वाभिमानी राष्ट्र द्वारा की जाने वाली स्वाभाविक क्रिया थी, जिसके विपरीत अस्वाभाविक तथा उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारत की सीमा चौकी बिंदु 84 पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो ट्रीटी की थी हथियार खरीदने की, उसका उल्लंघन करते हुए अमेरिकन टैंक्स का उपयोग किया। भारत द्वारा अमेरिका के सम्मुख इस तथ्य को प्रकाशित किया गया, परंतु अमेरिका से नकारात्मक रुख मिला तथा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी हथियारों का उपयोग होने लगा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देख लिया कि अमेरिका किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो फिर खुल के पाकिस्तान ने उसके पेटेंट टैंक्स हो जो अमेरिका से लिए थे, उसके दूसरे हथियार हुए, उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। भारत द्वारा अमेरिका के सम्मुख तथ्य प्रदर्शन पर उपेक्षा ही प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का साहस और बढ़ा और उसने खुलकर अमेरिकन हथियार का उपयोग करना शुरू किया। इस पर जब भारतीय सेना द्वारा शक्ति का उपयोग किया गया तो सदा की भांति पाकिस्तान पश्चिमी राष्ट्रों के पास मध्यस्थता की बात करने लगा। अमेरिकन संधि के विरुद्ध भारत पर पाकिस्तान द्वारा शस्त्र उपयोग की घटना में चूंकि अमेरिका ने भारत की उपेक्षा कर परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन ही किया था, इसलिए अब मध्यस्थता करने में अमेरिका अक्षम था। अतः उसके पिट्ठू ब्रिटेन ने भारत सरकार से बात करना आरंभ की कि किसी तरह से एक समझौता किया जाए और भारत को मना लिया जाए कि किसी प्रकार से युद्ध विराम हो जाए। देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी उस समय जो थी कि पाकिस्तान का खुल के समर्थन कर रहा था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज का जो अमेरिका है वो भारत के पक्ष में दिखता है और दिखता नहीं है, समर्थन करता भी है भारत का। लेकिन उस समय की उस कालखंड की बात करें तो अमेरिका का सीधा सीधा समर्थन पाकिस्तान को हुआ करता था, जिसकी वजह से भारत को नुकसान भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होता था। और उसके लिए मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कृष्णा मेनन की जो भूमिका थी, देखिए हो सकता है कि कुछ कांग्रेसी मित्र यदि देख रहे हो तो उनको इस बात का बुरा लगे, लेकिन कृष्णा मेनन की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी चली उसकी वजह से हमने अमेरिका को एंटोगनाइज किया। कृष्णा मेनन यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से एक कम्युनिस्ट की तरह बात करते थे, जिसका नुकसान भारत को हो रहा था। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ब्रिटेन की अपील पर युद्ध विराम स्वीकार लिया तथा राष्ट्रमंडल के समक्ष के सम्मेलन में कच्छ के रण के विषय को पंच फैसले हेतु करार दिया। यही भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ
कच्छ करार था, जिसको कच्छ करार कहते थे, यह वही चीज थी। दीनदयाल जी इस करार से शुद्ध थे। इसके पूर्व श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा युद्ध विराम को अस्वीकार कर राष्ट्र की भूमि को बचाने के निर्णय का दीनदयाल जी ने स्वागत किया था और उसे भारतीय इतिहास की अभिनंदनीय घटना बताया था। दीनदयाल जी ने निम्न कारणवश इन कारणों से कच्छ करार की निंदा की थी। सबसे पहले कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान को गश्त कराने का अधिकार प्रदान करना तथा स्वयं की सेना रखने का अधिकार का परित्याग करना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। नंबर 2, करार के कारण कच्छ कारण जो अब तक निर्विवाद हुआ करता था स्वतः ही विवादास्पद बनता है। बिंदु 3, कच्छ के प्रश्न को अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखना अपने हेतु आत्मघाती कृत्य है तथा यह एक परंपरा का प्रारंभ है जो विदेशियों को आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने का दुर्बल अवसर प्रदान करता है। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा था, जब नेहरू जी कश्मीर के विषय को लेकर यूनाइटेड नेशंस में गए थे तो यूएन ने क्या किया था, कितना समर्थन किया था हमारा, और कैसे उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया था, हम सब जानते थे। इस करार के विरोध में भारतीय जनसंघ ने ऐतिहासिक जन जागरण एवं विरोध प्रदर्शन किया। 16 अगस्त 1965 को दीनदयाल जी तथा श्री बछराज व्यास के नेतृत्व में जनसंघ ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया। बीबीसी के अनुसार प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग 5 लाख थी। समूचे देश ने तथा समूचे विश्व ने इस ऐतिहासिक राष्ट्रवादी तथा पूर्णतः अनुशासित प्रदर्शन के दर्शन प्राप्त किए। दुनिया भर के मैगजीन हुए, समाचार पत्र हुए, टेलीविजन, रेडियो हुए। इस प्रदर्शन को उन सभी में मुख्य समाचार के रूप में प्रदर्शित किया गया। फलस्वरूप श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 20 अगस्त 1965 को भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया क्योंकि प्रेशर आ रहा था। जनसंघ ने अपने प्रस्ताव में कहा, यदि जनता इसी प्रकार क्रियाशील तथा जागरूक रही तो कच्छ समझौता कोरा कागज मात्र बनकर रह जाएगा। इन घटनाक्रमों से पाकिस्तान न केवल आश्चर्यचकित था बल्कि उसके लिए यह परिवर्तन अपनी भारत संबंधित विदेश नीति को पुनः स्थापित करने का भी विषय था। अब तक पाकिस्तान की दृष्टि में भारत एक ऐसा देश था जो अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने दब जाया करता था, लेकिन इस बार भारत स्वयं अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा था और इसके पीछे भी 2 कारण थे। एक तो देश में एक सशक्त विपक्ष तैयार हो चुका था और दूसरा नेहरू नीति के विपरीत लाल बहादुर शास्त्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती थी वह भारतीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता देती थी। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भाड़े के घुसपैठियों को कश्मीर में उपद्रव फैलाने तथा आंतरिक समस्याएं उत्पन्न करने की दृष्टि से भेजना शुरू किया। और आप देखिए कि ये प्रॉक्सी वार जो है ना, पाकिस्तान की शुरू से आदत है, जो आज भी करने की कोशिश करता रहता है। 24 अगस्त 1965 को भारतीय सेनाओं ने युद्ध विराम सीमा के अंदर प्रवेश कर लिया। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने छंब सीमा पर बख्तरबंद सेना तथा तोपों से भारी हमला किया तथा 5 सितंबर को अमृतसर की हवाई हमले हुए। अब यह स्पष्ट था कि यह पूरा युद्ध शुरू हो चुका है। जवाबी हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया बल्कि अमृतसर हमले के दूसरे ही दिन 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर तथा सियालकोट की तरफ अग्रसर थी। अब इसमें ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि एक जो नीति पे लाल बहादुर शास्त्री ने कार्य किया था वो आज भी एक बेंचमार्क बन चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर वगैरह प्राथमिकता नहीं होती है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है पंजाब। जब पाकिस्तान की सेना ऑफेंसिव खेल रही थी कश्मीर की तरफ तो हमारी सेना ने सीधे आक्रमण किया लाहौर पे
और जैसे ही लाहौर के पर आक्रमण हुआ, पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर फूल गए, वो कश्मीर का फ्रंट छोड़ के भाग गए लाहौर को बचाने के लिए। तो आगे के लिए भी ये नीति हमारे लिए बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान की को वहां पर मानो युद्ध होने पर जहां सबसे ज्यादा दर्द होता हो, उसको सिंध पे इतना नहीं होगा, बलूचिस्तान में उनको बिल्कुल नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं होगा, आप पंजाब पे अटैक करो, क्योंकि पंजाब मतलब पाकिस्तान है, पंजाब उनका पंजाब। इस कालखंड विशेष पर दीनदयाल जी का जो कथन था वह यह था कि जनसंघ जिस रणनीति की बात कर रहा था उसका उस दिन आरंभ हुआ। न केवल जनसंघ बल्कि आरएसएस का भी भारतीय सेना व सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा था। इसी कारणवश 6 सितंबर 1965 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने गुरुजी को भी आमंत्रित किया था। गुरुजी तथा दीनदयाल जी ने सरकार को हर संभव समर्थन देने का विश्वास दिलाया। युद्ध में भारतीय प्रयासों तथा सफलताओं को पंडित जी ने इस प्रकार वर्णित किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध 22 दिन का रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है यह। भारतीय शासन ने एक साहसपूर्ण पग उठाने का निर्णय लिया। सेना तथा जनता सबने अत्यंत ही उत्साह, लगन, धैर्य, कुशलता एवं वीरता पूर्वक उस निर्णय को क्रियान्वित किया। ये महामंत्री का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता था, 13वें अधिवेशन जो कि जालंधर में हुआ था, उसमें दीनदयाल जी ने कहा था। इस अवसर पर देश को अपनी शक्ति व कमजोरियों का ज्ञान हुआ, शत्रु और मित्र का पता चला, स्वाभिमान और स्वावलंबन जागा, स्वप्न लोक से उतरकर ठोस जमीन पर चलने और दूर की मंजिल तय करने की महत्वाकांक्षाएं भी जागी। भारतीय जनसंघ की विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा बन चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध बंद करने की मांग को भी भारत सरकार ने ठुकरा दिया। जनसंघ की मांग थी कि जब तक गुलाम कश्मीर को हम स्वतंत्र नहीं कराते तब तक हम युद्ध का विराम नहीं करें। देश की मांग भी यही थी, लेकिन अपेक्षा के विपरीत जाकर 17 सितंबर 1965 को रशियन प्रेसिडेंट के आग्रह पर भारत के प्रधानमंत्री ने न केवल युद्ध विराम स्वीकार किया, बल्कि रूसी मध्यस्थता में ताशकंत, जो कि सोवियत संघ में था, सोवियत रूस में था, सोवियत रूस ताशकंत में भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के शिखर सम्मेलन को भी स्वीकार किया। जनसंघ क्रुद्ध था। दीनदयाल जी ने इस घोषणा का विरोध किया। गुरुजी ने राष्ट्रव्यापी सभाओं में शास्त्री ताशकंत न जाओ का आग्रह किया, लेकिन शास्त्री जी नहीं माने। 10 जनवरी 1966 को ताशकंत घोषणा पर भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। उसी रात रहस्यमय रूप से लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मृत्यु आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी उस दिन थी। काश कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंत न जाते और गुरुजी की बात को स्वीकार कर लेते। ताशकंत घोषणा पत्र के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के सब सशस्त्र सैनिक 5 अगस्त 1965 से पूर्व की स्थिति में वापस चले जाएंगे और यह वापसी का कार्य 25 फरवरी 1966 के बाद नहीं होगा, मतलब 25 फरवरी 66 के पूर्व ही करना होगा। एवं दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात गुलाम कश्मीर के जिस भूखंड को हमारे सैनिकों ने अपने रक्त की आहुति देकर आजाद कराया था, उसको वापस पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। यदि लाल बहादुर शास्त्री जीवित भारत लौटते तो उन्हें ऐतिहासिक विरोध का सामना करना पड़ता, परंतु उनके बलिदान के कारण स्थितियां पृथक हो चुकी थी। परंतु इस घोषणा पत्र से दीनदयाल जी गुस्सा थे।
उनकी मांग थी कि ताशकंद घोषणा पत्र को अस्वीकार किया जाए तथा सैनिकों के रक्त द्वारा स्वतंत्र कराया गुलाम कश्मीर किसी भी दबाव में पाकिस्तान को वापस नहीं किया जाए। उन्होंने ताशकंद घोषणा के विरुद्ध विश्वासघात, ये पढ़ने लायक किताब है, विश्वासघात नामक पुस्तक लिखी। पढ़े, विश्वासघात दीनदयाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है और ये ताशकंद के घोषणा पत्र के विरोध में लिखी थी उन्होंने। ये पढ़ने के लायक है। इतिहास का वो वाला जो कालखंड है आपके समक्ष आएगा जब पढ़ेंगे तो। दीनदयाल जी ने कहा था, जय जवान का नारा हम ताशकंद में भूल गए और अमेरिकी गेहूं मिलते ही जय किसान भी भूल गए। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। कोई भी विदेशी सहायता बिना किसी शर्त के नहीं मिलती है। तो आपने देखा कि कितना अच्छा कर्तव्य था दीनदयाल जी का, गुरु जी का, जनसंघ का। देश के साथ खड़े थे, उस समस्या की घड़ी में देश के सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन जब ताशकंद जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद का घोषणा पत्र साइन किया, उसका हमने विरोध किया था क्योंकि वह राष्ट्रहित में नहीं था और संभवतः यदि शास्त्री जी जीवित वापस आते तो उनको काफी विरोध का, व्यापक विरोध का जनसंघ के द्वारा सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि उन्होंने बलिदान दिया था तो हमने उनको श्रद्धांजलि दी और स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी।